सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 2018 से आज आपका सेट नंबर 5। अभी तक हम आपको इसके 4 सेट करा चुके हैं। चारों सेट में आप लोगों ने करे एसएससी स्टेनोग्राफर के सेट। आज आपका ये सेट नंबर 5 जो कि है सीपीओ का। इसका है ये सीपीओ का, लेकिन इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता कि किस सेट का है या किस पेपर का है। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन एरर करनी है। कोई सी भी कॉमन एरर किसी भी एग्जाम में आ सकती है, ये आप साफ साफ ध्यान रखिए। कल ही आ गया है एसएससी का नोटिफिकेशन, जिसमें सीएचएसएल, सीजीएल मेंस और एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आपको उसी तैयारी को मद्देनज़र ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करनी होगी। लापरवाही से कोई काम नहीं चलेगा। जितनी भी मैंने अब तक एमबी की बुक बनाई है वीडियो, आप सबको शुरू से या फिर उल्टे शुरू कर दें, पीछे से या फिर आगे से, कि रोज़ाना कम से कम 3 वीडियो आपको देखनी है। बिकॉज 2 मैं अपलोड कर रहा हूँ, एक आपको एक्स्ट्रा जोड़नी है। क्योंकि अगर आप 2 डेली देखेंगे तो आप पिछली नहीं पूरी कर पाएंगे, मेरे साथ ही चलते रहेंगे। आपको पिछली भी पूरी करनी है और मेरी इस वाली जो मैं रोज़ाना डाल रहा हूँ वो भी। तो 2 ये डेली देखनी है और एक पिछली देखनी है डेली। ये रूटीन बनाइए आप 3 वीडियो का कम से कम एमबी की बुक का। बिकॉज विदाउट एमबी यानी कि विदाउट प्रैक्टिस सेट आप सिलेक्शन के बारे में नहीं सोच सकते। सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस सेट करना ही होगा, ये ध्यान रखें आप। तो फिलहाल यहाँ शुरू करते हैं सेट अपना। क्वेश्चन नंबर पहला है, कह रहा है कि एम्पलीफाई का मतलब होता है ध्वनि बढ़ाना, और ये एक वर्ब है। ऑप्शन है मैग्नीफाई, आपको पता ही होगा मैग्निफिकेशन ग्लास, इसका मतलब होता है बढ़ाना। इलेक्ट्रीफाई, विद्युतीकरण करना। सेटिस्फाई, संतुष्ट। सप्लाई, आपको पता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वृद्धि से जुड़ा हुआ वर्ड है वृद्धि, इसलिए। नेक्स्ट है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैव एक्सप्लोर्ड इनटू द पार्ट ऑफ द कंट्री। एनीबडी या बड़ी वाले सारे, और एनीवन या वन वाले सारे, इनके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, पहली बात तो ये ध्यान रखें। यहाँ आएगा आपका हैज़। दूसरी जो मिस्टेक है यहाँ पे सी में ही, वो है एक्सप्लोर्ड। एक्सप्लोर्ड के साथ कभी भी कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, ये भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, एनीबडी हैज़ एक्सप्लोर्ड दिस पार्ट। यस। नेक्स्ट सेंटेंस एक ईडियम है, आपको उसका मीनिंग बताना है। कह रहा है कि ही हैज़ सेट अप हिज बिजनेस नाउ एज ही नोस द इन्स एंड आउट्स ऑफ इट। उसने अपने बिजनेस को सेट कर लिया है। यानी कि ईडियम आपका द इन्स एंड आउट, यानी कि किसी भी चीज़ का संपूर्ण विवरण, इन्स एंड आउट्स, यानी कि यूज़फुलनेस, इम्पोर्टेंस, डिटेल्स और डिफ़िकल्टीज। इसका आंसर हो जाएगा सी, डिटेल्स। नेक्स्ट, द कीपर ऑफ ए म्यूज़ियम, आपको उसके लिए बताना है 1 वर्ड, यानी किसी म्यूज़ियम की देखभाल करने वाला। पहला ऑप्शन है कंपेयर मतलब टेलीविज़न या स्टेज का संचालन करने वाला। क्यूरेटर, किसी संग्रहालय का देखभाल करने वाला। कमिश्नर, अमीन या प्रतिनिधि। कंजर्वेटर, संरक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्यूरेटर। नेक्स्ट आपका एक वोकेबलरी, जिसका जो आपका रिप्लेट का मतलब होता है परिपूर्ण या भरा हुआ। रिप्लेट यानी कि परिपूर्ण या भरा हुआ, पूरा, कंप्लीट, और एक एडजेक्टिव है ये भी ध्यान रखें आप। इसके ऑप्शन जो हैं वो है रेस्टफुल, जो नहीं हो सकता। ऑक्यूपाइड, भरा हुआ, आपको बताना है सिनोनिम्स। फुल, भी भरा हुआ। डी, काम, शांत। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फुल, क्योंकि ये भी एक एडजेक्टिव ही है। नेक्स्ट है, इन दिस नोवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डू नॉट नो। विच की जगह अच्छा होगा अगर आप यहाँ लगाएं हुज मीनिंग, जिनका अर्थ। इन दिस नोवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स हुज मीनिंग आई डू नॉट नो, जिनका मतलब मैं नहीं जानता था। ये कहना चाह रहा है
तो इसका आंसर होना चाहिए यानी कि बी पार्ट में विच की जगह हुज होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता, यानी कि फ़िलहाल इसके बी पार्ट में एरर है। ओवर न्यू ऑफिस इज़ इक्विपाइड डैश ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखिए इक्विप्ड के साथ हमेशा आता है विद, इक्विप्ड विद साथ चलते हैं, जिसका मतलब होता है सजा होना से सुसज्जित। ओवर न्यू ऑफिस इज इक्विप्ड विद ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है। आपके पास वर्ड है पहला कोरेजियस, COURAGE होना चाहिए था, यहाँ पे आई नहीं, जी के बाद आई नहीं, जी के बाद ई होना चाहिए था। करेजियस मतलब साहसी, और पहला ही वर्ड आपका इनकरेक्ट है, सही नहीं है, रॉन्गली स्पेल्ड है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा पहला ही ए। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सेंटेंस नंबर 9, अ लार्ज एनक्लोजर फॉर कीपिंग द बर्ड्स इन। एक ऐसा स्थान जहाँ सिर्फ पक्षी को रखा जाए। पहला है मैनेगिरी, मैनेगिरी मतलब जंतु समूह या पशु पक्षी दोनों का समूह, तो आंसर में पहला का ऑप्शन हो जाए पशु पक्षी दोनों के लिए लगेगा ये, तो इसका आंसर नहीं हो सकता ये पशु पक्षी समूह। दूसरा है एवियरी, एवियरी यानी कि बर्ड यानी कि पक्षियों का समूह जहाँ सिर्फ पक्षियों को रखा जाए, पक्षीशाला। उससे अगला 3 एक्वेरियम, AQUARIUM, एक ऐसा कांच का बॉक्स जिसके अंदर मछलियों को रखा जाता हो। DAPIARY मधुमक्खीशाला, जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल बी एवियरी पक्षीशाला। नेक्स्ट भी आपका वन वर्ड ही है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मनुष्य का मांस खाता हो। पहला आपका कार्निवोर, कार्निवोर मतलब मांसाहारी। इसी से एक और वर्ड बनता है आपका हर्बीवोर यानी कि शाकाहारी। इसी से एक और बनता है आपका ओमनीवर यानी कि सर्वाहारी यानी कि सब कुछ खाने वाला। कैनिबल यानी कि मनुष्य का मांस खाने वाला। ट्राइबल ये जनजातियों के लिए लगता है, जैसे कि रामायण में आपने देखा हो निषाद राज जनजाति, यस उनके लगता है। अगला है इसका SCAVENG स्कैवेंजर, मुर्दा घर या फिर कूड़े कचरे से सामान ढूंढने वाला स्कैवेंजर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल सी। आपको बताना है इसमें से कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। सेंटेंस नंबर 11, ग्लूमी उदास, ठीक है। ग्लोस चमक, ठीक है। गोबल की स्पेलिंग यहाँ गलत है, गोबल की स्पेलिंग होती है GOBBLE गोबल। बड़ा निवाला जल्दी जल्दी खाने वाला, तो उसे बोलते हैं गोबल। उससे अगला है ग्लटन, ग्लटन का होता है पेटू, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आपको बताना है कि नेक्स्ट सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ही शुड नॉट हैव बिहेव्ड इन सच अ मैनर। टू माई पॉइंट ऑफ व्यू यही आपका रॉन्ग है। टू माई पॉइंट ऑफ व्यू की जगह अच्छा होगा कि आप लगाएं इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। यस एक और मैंने बड़ा प्यारा आपको एक बार रूल बताया था। नॉर्मली हम लोग लगा देते हैं किसी भी चीज़ के लिए अकॉर्डिंग टू मी या फिर अकॉर्डिंग टू अस, तो ये कहना गलत होता है, ध्यान रखें। लेकिन सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए आप अकॉर्डिंग टू नहीं लगा सकते, आई और वी के लिए। बाकी सबके लिए लगा सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू हिम, ये भी ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। लेकिन आप कभी भी अकॉर्डिंग टू मी नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको लगाना होगा इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन आप अकॉर्डिंग टू मी नहीं कह सकते, ये गलत है आपका। इन माई ओपिनियन आपको लगाना होगा। उसी तरह से यहाँ पर आंसर था इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ही शुड नॉट हैव बिहेव्ड इन सच अ मैनर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी।
13 सेंटेंस कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। इसके किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। द ओल्ड मैन क्लाइम्ड 7 फ्लोर्स विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द ओल्ड मैन क्लाइम्ड 7 फ्लोर्स विद हार्डली नो एफर्ट। हार्डली नो एफर्ट, अगर आप गौर करें तो हार्डली अपना में एक नेगेटिव वर्ड है और नो दिख ही रहा है नेगेटिव वर्ड है। एक ही सेंटेंस में डबल नेगेटिव नहीं आ सकता, ये मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ। डबल नेगेटिव क्या, कोई भी दो सेम कैटेगरी के वर्ड एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकते। या तो आप यहाँ से हार्ड हटाइए या फिर नो हटाइए। आप अच्छा होगा यहाँ से नो हटा करके यहाँ लगा दें एनी, क्योंकि एनी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही लगता है। यस, सो द ओल्ड मैन क्लाइम्ड 7 फ्लोर्स विद हार्डली नो एफर्ट की जगह हार्डली एनी एफर्ट हो तो ज़्यादा बेटर होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अंडरलाइन पार्ट देखना है, इसमें क्या एरर है। नीड द कॉज ऑफ द डिज़ास्टर, सेंटेंस नंबर 14। द कॉज ऑफ द डिज़ास्टर हैज़ नॉट येट नॉन बट एन इंक्वायरी हैज़ बीन सेट अप टू फाइंड आउट व्हाट हैपन। बट, एंड, और, ये 3 कंजक्शन हैं जो अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं सेंटेंस के अंदर। इनके दोनों तरफ सेंटेंस सेम फॉर्मेशन में रहता है, ध्यान रखें। यानी कि बट के बाद वाला हिस्सा जो है वह आपका हैज़ बीन सेटअप, यानी कि अगर देखा जाए तो कुल मिला के पैसिव में है, तो पहले वाला हिस्सा भी होना चाहिए था आपका पैसिव में ही। अब जो ऑप्शन दिया है वह है हैज़ नॉट येट नॉन। अब या तो मैं यहाँ पर लगाऊँ बीन, यानी कि ए ऑप्शन में बीन है लेकिन हैव आ गया। हैव नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता हैव, ये भी देख लें आप ध्यान से। उसने कहा द कॉज ऑफ द डिज़ास्टर, ऑफ द डिज़ास्टर, प्रीपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते, ख़त्म। द कॉज के हिसाब से आप हैव नहीं लगा सकते, यानी कि पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन वैसे गलत है क्योंकि कुछ सेंटेंस गलत है। तीसरा ऑप्शन में वॉज लगाया इसलिए गलत है क्योंकि बट के बाद वाला हिस्सा में हैज़ लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट है, तो आपको पहला हिस्सा भी प्रेजेंट में ही बनाना होगा, इसलिए सी नहीं लगा सकते आप। अब आपकी मजबूरी है कि आप ए लगाएंगे, सॉरी डी लगाएंगे। इज़ नॉट येट नाउ, वहाँ पे इज़ के साथ में थर्ड फॉर्म लगी है, इसका वाला सेंटेंस पैसिव में है और सेंटेंस हमें चाहिए भी पैसिव में ही था, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है आपका इडियम्स। लीव यू इन द लर्च, यह है एक इडियम। लीव इन द लर्च, किसी को बीच मझधार में छोड़ना। जैसे कि मैं कह दूँ कि कल से मेरी वीडियो नहीं आएंगी, बिल्कुल उसी तरह से किसी को बीच में छोड़ना, मझधार में छोड़ना। लीव फॉर वंस ओन वर्क, टेक एडवांटेज ऑफ समवन, मेक अ फूल ऑफ समवन, लीव समवन इन अ हेल्पलेस कंडीशन। यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस नंबर 16, वोकैबुलरी बेस्ड है। कह रहे कि एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है कमी, विपदा, दुख। आपको बताना इसका एंटोनियम्स, यानी कि इसका उल्टा। कैजुअलिटी, कोई दुर्घटना हो जाना। कैलेमिटी, शांति। मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य। प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि ये है आपका वन वर्ड। अ फोर्टलेस, टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड अबव अ सिटी, एक ऊंचा कोर्ट, कोई किला वगैरह। पहला वर्ड है टावर, टावर किलो में नहीं आता। उससे अगला वर्ड है सिटाडेल या फिर किटाडेल, इसका मतलब होता है दुर्ग या फिर कोई किला। पैलेस मतलब महल, और कोलोसस मतलब होता है महापुरुष या फिर कोई भीमकार व्यक्ति, जैसे कि अपने महाभारत में भीम जी थे, ऐसे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, किटाडेल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स इन द गिवन सेंटेंस। एक आपको इडियम दिया गया है यहाँ पे, कह रहे कि फीदर देयर ओवन नेस्ट, फीदर देयर ओवन नेस्ट, यानी कि अपने ही घोंसले का पंख।
यानी सिर्फ अपनी खुशी और समृद्धि के लिए काम में लगे रहना, अपनी खुशी और समृद्धि के लिए काम में लगे रहना। एनरिच वन सेल्फ बाय डिसऑनेस्ट मीन, अचीव समथिंग एंड बी प्राउड ऑफ इट, मेक वंस फैमिली कंफर्टेबल, प्रोवाइड कंफर्ट्स इन वंस हाउस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। एनरिच वन सेल्फ बाय डिसऑनेस्ट मीन, सिर्फ और सिर्फ अपने विषय में सोचना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड आपका फॉरगो, जिसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। पहला है फॉरगेट, भूल जाना। गिव अप आपका एक ईडियम है या फ्रेजल वर्ब कह लीजिए, क्योंकि ऊपर भी ऐसे ही था फॉर फ्रेजल वर्ब भी, फॉरगो। गिव अप मतलब त्याग देना। नेक्स्ट है बैन, किसी चीज़ पे बैन लगाना। गो हेड आगे बढ़ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी सिनोनिम्स के तौर पर। नेक्स्ट है आपका 20 एंथ्यूज्म। एंथ्यूज्म का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति उत्साह, जोश, ऊर्जा। पहला ऑप्शन है फरवर, उत्साह, तो ये हो जाएगा सिनोनिम्स। नर्वसनेस घबराहट, ये बाहर। सी एपाथी, ऊर्जाहीन, बिना उत्साह का, ये आंसर हो जाएगा। जील का मतलब होता है उत्साह, तो ये भी रेस से बाहर, इसका आंसर हो जाएगा सी। अपोजिट वर्ड बताना था इसलिए। नेक्स्ट है आपका वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंड। आपको बताना है अपोजिट। पहला वर्ड है प्राइड, प्राइड का मतलब भी घमंड या गर्व। डिग्निटी विशेष कोई गुण या क्वालिटी होना। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता। उससे अगला टिमिडली कायरता, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अपोजिट वे में इसका आंसर सी हो जाएगा। एवरी ईयर और ओकेजन इज हैविंग ए मीटिंग टू इलेक्ट द ऑफिसर्स। एवरी ईयर सेंटेंस में है आपका एवरी ईयर, यानी कि सेंटेंस कोई हैबिचुअल एक्शन पे है। हैबिचुअल एक्शन पर अगर कोई सेंटेंस हो तो वो आपको बनता है प्रेजेंट इंडेफिनेट। किसको बनता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेशन में सेंटेंस आपका वो बनना चाहिए। अब यहाँ गुंजाइश है या नहीं है, पहले दूसरा कारण भी जान लें। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको टाइम एंड टेंस ऑफ वर्ब चैप्टर पढ़ाया है, ग्रामर में जाकर देख लीजिएगा टॉपिक में। अगर आप इज एम आर के साथ हैविंग लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है होना। क्या होता है इसका मतलब? होना। जैसे कि मैं कहने लगूँ आई एम हैविंग अ हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं कहने लगूँ कि आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई सारे दोस्त हो रहे हैं, तो ये कहना इसका आंसर गलत हो जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ देखें, एवरी ईयर ओके और एसोसिएशन इज़ हैविंग ए मीटिंग, हमारी हर साल एक मीटिंग हो रही है। जी नहीं, एवरी ईयर आवर एसोसिएशन हैज़ अ मीटिंग टू इलेक्ट द ऑफिसर्स, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए सी 22 का, तब जाकर सेंटेंस बने। इससे आपकी दोनों कंडीशन पास हो रही हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन रहा है और वो जो मैंने बताया बाद में वो भी। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है कि इसमें कौन सा वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड है। देखिए वर्ड पहला है डिसअपॉइंट, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका डिसअपीयर, ये भी ठीक है। डिसएलो, जी नहीं, पहला ही गलत हो गया, माफ़ी चाहूँगा, मैं देख नहीं पाया था इसे। डिसअपॉइंट डबल एस नहीं आएगा, वो गलती से देखा गया। डिसअपॉइंट यानी कि पहला ही गलत है, यहाँ पे सिंगल एस होना चाहिए था। निराश होना, उदास होना। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 24 से 29 तक है आपका एक क्लोज टेस्ट। एक बहुत बड़ी स्टोरी होगी जो इनकम्प्लीट होगी, उसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उसके लिए 4 ऑप्शन होंगे। आपको बताना है कि उन 4 ऑप्शन में से इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। व्हाट डज़ द मैटर, व्हाट डज़ द वर्ड अबाउट मी स्काउट मीन। स्काउट का क्या मतलब है? स्काउट का मतलब होता है पहरेदार, देखभाल करने वाले या सिपाही। स्कूल वगैरह में जब आप पढ़ते थे तो स्काउट की अलग से क्लास होती थी, कुछ बच्चे स्काउट रहते थे, कुछ बच्चे एनसीसी। यस, तो स्काउट यानी कि पहरेदार,
यस, या सिपाही। ड्यूरिंग अ वार अ सोल्जर इज चूजन टू गो डैश, गो बिहाइंड पीछे आना, गो बिफोर पहले, गो अहेड आगे, गो आफ्टर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा गो अहेड, आगे आना, क्योंकि सोल्जर को पीछे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि वही देश की रक्षा कर रहे हैं, सबसे हार्ड जॉब कर रहे हैं। सैल्यूट दीजिएगा उनको आप जहाँ भी बैठे हैं इस टाइम। What does the word scout mean? During a war, a soldier is chosen to go ahead of an army in order to dash out where the enemy is. In order to dash out where the enemy is. कहाँ है enemy ये देखने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे कॉल आउट, ब्रिंग आउट, कैरी आउट या फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे फाइंड आउट, जिसका मतलब होता है पता लगाना। क्या होता है? पता लगाना। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट where the enemy is, he then dash back to the commander। फिर वो आता है कमांडर्स पे, ये सारी रिपोर्ट्स देता है कमांडर को आकर के। he then reports, यानी कि ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाया गया है, इसलिए रिपोर्ट्स हुआ है, सूचना देना। he then reports back to the commander all the dash information, all the dash information, खबर। he has gathered about the dash, he has gathered about the dash किसके बारे में इकट्ठी की होंगी? एनिमी के बारे में। किसके बारे में? एनिमी के बारे में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये था क्लोज टेस्ट, सिंपल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, इसलिए बहुत इजीली हो गया। बच्चे भी खुश हो गए होंगे देखकर वहाँ पे जब उन्होंने पेपर दिए होंगे। नेक्स्ट है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रोंगली स्पेल्ड है, यानी कि गलत कौन सा लिखा हुआ है। पहला है ब्लिस्टर, केमिस्ट्री में आपने इसको पढ़ा होगा, ब्लिस्टर कॉपर यानी कि फफोले या छाले पड़ जाना। नेक्स्ट है आपका ब्लोसम। अब इतना भी आप मासूम नहीं है कि आपको इतना ईजिली बेवकूफ़ बना दिया जाए। ब्लोसम में यू नहीं, ब्लोसम में ओ आया करता है, खिलना, फूलों के लिए लगता है ब्लोसम, बस यही मिस्टेक है इसकी। ब्लोसम की स्पेलिंग यहाँ गलत है, BLOSSOM होनी यहाँ चाहिए थी। सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड, फिर से एक और आ गया है कि आपको बताना है कौन सा वर्ड रोंगली है। पहला है एस्टीमेट, का मतलब होता है लगभग या अंदाज़ा। इसेंशियल, ESSENCIAL, ESSENTIAL, इसेंशियल, ज़रूरी। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। कह रहे कि आई थैंक्ड हिम, छोटा सेंटेंस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई थैंक्ड हिम, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म, अभी तक कोई एरर नहीं है। हिम ऑब्जेक्ट आया, फॉर हिज एडवाइसेस। अब यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक है जो मैं आपको बता दूँ, जिससे कि आप आगे तक इसे सावधान रहें। लिख लीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा। एक वर्ड होता है आपका एडवाइस, दूसरा होता है आपका एडवाइस। ऐसे ही आपका एक वर्ड है प्रैक्टिस, सेम वर्ड है आपका प्रैक्टिस। ऐसे ही आपका एक वर्ड है डिवाइस, सेम वर्ड है आपका डिवाइस। ये तीनों हैं आपके नाउन, ये तीनों हैं आपकी वर्ब, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये ध्यान रखें। इनके साथ कभी भी ध्यान देना, लिख लेना नोट्स, ऐसे एस नहीं आएगा, इनसे पहले ए या एन नहीं आएगा। इनकी आप सेकंड फॉर्म नहीं बना सकते, थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते, ING नहीं लगा सकते, इनसे पहले आप टू भी नहीं लगा सकते। इनके साथ एस या ES लगा सकते हैं, सेकंड फॉर्म लगा सकते हैं, इनकी ING बना सकते हैं, इनकी थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, इनसे पहले टू लगा सकते हैं, लेकिन ए या एन इनसे पहले भी नहीं आएगा, बिकॉज ए या एन नाउन से पहले आता है, वर्ब से नहीं, जहाँ पे ए या एन नहीं आएगा। खूब अच्छे से लिख लीजिएगा नोट्स को, काम आएगा। तो यहाँ पर यही गलती उसने करी, एडवाइस की स्पेलिंग उसने ऐसे ही लगाया, जबकि एडवाइस की स्पेलिंग ये होनी चाहिए थी, यानी कि इसके आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल सी। 13 miners were trapped inside a coal mine due to flooding from a nearby river yesterday। 13 माइनर्स यानी कि 30 कोयले खान में काम करने वाले लोग
फंस गए। कहाँ? कोयले की खान में। वर ट्रैप्ड, तो यहाँ पे फंस गए, यानी कि इनडायरेक्ट हो रहा काम, पैसिव हो रहा है काम। सेंटेंस में वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म की ही रिक्वायरमेंट थी, जो कि यहाँ है। 13 को देखते हुए उसने वर्ड लगाया, ये भी ठीक है। तो सेंटेंस में मुझे तो कोई एरर नज़र नहीं आ रही है, यानी कि सेंटेंस हो जाना चाहिए आपका नो एरर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फ़िलहाल बी। आपको है एक पैराग्राफ, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, आप इसे खुद से कीजिएगा। मैं आपको पूरा पैराग्राफ दिखा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे तो मैं आपको PDF भेज ही दूँगा इसका ग्रुप में। या वीडियो कंप्लीट होने के बाद में मैं इसका ग्रुप में अपना PDF भेज दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी। जो भी जुड़ना चाहे ग्रुप में वो जुड़ सकता है। व्हाट्सएप का नंबर है मेरा 8279738238 और टेलीग्राम का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। हालांकि व्हाट्सएप का भी लिंक आपको लिंक में ही मिल जाएगा। तो पैराग्राफ ये है आपका, इसका खुद से देख लीजिएगा आप। मैं इसके सिर्फ आंसर कराऊंगा आपको। कह रहे कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज, इसकी मेन थीम क्या है पैसेज की। 33 क्वेश्चन। द टॉम्ब ऑफ तुतनखामुन, द डिस्कवरी ऑफ द इनक्रेडिबल ट्रेजर, द लाइफ एंड द डेथ ऑफ द बॉय पैरोय, द डेथ ऑफ, ये आपकी जो इसकी मेन थीम है वो पैरोय की, यानी कि जो बड़ा होकर के तुतनखामुन बना उसके लिए ये कहानी है, तो उसी के बारे में चल रही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल सही। द डिस्कवरी ऑफ ए नंबर ऑफ कैन्स इन द टॉम्ब इंडिकेट्स दैट तुतनखामुन्स डैश। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इसका कितना आंसर होगा 34 का। यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया आपको, यहाँ दिया गया है पैराग्राफ, ये रहा। ऑल्सो कंडेम्ड हिज फादर एक्शंस इन स्टेला फाउंड एट Karnak, saying that encamped religious revolution caused the gods of ignore Egypt. Parts of the stela reads the gods to ignore goddess। यहाँ से इसमें जिक्र नहीं है इसका। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहाँ इसका जिक्र इस पैराग्राफ में है, 7th में। Suffered from ill health. A study of remains published in 2010 found that he suffered from a variety of maladies, including malaria and cholera disease. A number of cases have been found in Dash tomb find that support the idea that is difficulty walking at times. Walking में इसको दिक्कत थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका B। 34 का आंसर हो जाएगा आपका B। 35 तुतनखामुन्स फादर वॉज अ रेवोल्यूशनरी। व्हाट वाज हिज रेवोल्यूशन? क्या रेवोल्यूशन उन्होंने की? यहाँ देखिए ध्यान से 35 में। तुतनखामुन्स एज ही वॉज कॉल्ड एट बर्थ, ही वॉज बोर्न अराउंड द ईयर 1341 BC। हिज फादर वॉज ए पैरो अकेंटन, अ रेवोल्यूशनरी पैरो who tried to focus Egypt politics religion around the worship of the sun Dix the Aten in his favor। आज ये फटाफट से। He wanted to the Egyptian to worship one god Aten, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ फिलहाल A। Which Tutankamun had a short rule, most of his time was used in looking after the well-being of his people, erecting estates at different places, fighting with his own disease, trying to undo the religious revolution of his father। जी बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहा है। तुतनखामुन ऑल्सो कंडेम्ड हिज फादर। कंडेम कौन होता है? निंदा करना, उसका विरोध करना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही यस, यानी कि 36 का आंसर हो जाएगा आपका ट्राइंग टू अंडू द रिलीजियस रेवोल्यूशन ऑफ हिज फादर। अंडू कौन होता है? विपरीत, डू और अंडू। 37 विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? तुतनखामुन्स टॉम्ब वॉज लेविशली फिल्ड विद गोल्ड आर्टिफैक्ट्स। ट्रू है। द टॉम्ब वॉज अनयूजुअली स्मॉल फॉर अ pharaoh's burial। बिल्कुल ठीक। द टॉम्ब appears to have been finished quickly as the paint wasn't dry when it was sealed। ये भी ठीक है।
हॉवर्ड कार्टर टीम डिस्कवर्ड द टॉम्स एंट्रेंस वे ऑन नवंबर 26, 1922। इसका जिक्र यहाँ हुआ है। कह रहा है कि हॉवर्ड कार्टर टीम डिस्कवर द टॉम्स एंट्रेंस ऑन नवंबर 4 नवंबर को ढूंढा और 26 को उसके अंदर एंटर हुए। यही रॉन्ग है आपका, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। उन्होंने उसको डिस्कवर 26 नवंबर में नहीं 4 नवंबर में किया था, यानी कि 37 का आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल डी। 38 देखें, अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर ड्रग्स फॉर रिवीलिंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। पहला वर्ड एनेस्थेटिक्स, यानी किसी को एक तरह से बेहोशी कर देना। एनाल्जेसिक, पीड़ाहार, कोई ऐसी दवाई जो लोगों का पीड़ा हरती हो। नेफ्रोलॉजिस्ट, ये होठ से विशेषज्ञ है। और डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन विशेषज्ञ। इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल ए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिलिंग। द असिस्टेंट इन द लाइब्रेरी पिक्ड अप द बुक्स फ्रॉम द टेबल्स एंड पुट डैश बैक ऑन द शेल्फ्स। पुट डैश बैक ऑन द शेल्फ्स। दे, जी नहीं, क्योंकि पुट एक वर्ब है। वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं। इट्स, बुक्स बहुत सारी हैं, इसलिए आप इट्स नहीं लगा सकते। आगे ऑप्शन पे चलते हैं। दैम, दैम हो सकता है क्योंकि पुट एक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये ध्यान रखें। ध्यान रखें, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। इन तीनों के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव किया जाता है, प्रोनाउन का कभी भी इनके बाद सब्जेक्ट नहीं आता, ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है आपका वोकेबलरी। सिनोनिम में बताना है मैसिव। मैसिव कौन होता है? विशाल, बहुत बड़ी। थिक, गाढ़ा। स्ट्रॉन्ग, मजबूत। सॉलिड, यानी कि मजबूत। ह्यूज मतलब विशाल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ह्यूज, यानी कि 40 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपको बताना है इसके किस पार्ट में है एरर। सॉरी, आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आई लुक्ड एट माई डैमेज कार एंड डैश हाउ मच इट वुड कॉस्ट टू रिपेयर इट। यानी कि अपने वो डैमेज कार देख रहा है और अंदाज़ा लगा रहा है कि क्या इसके लिए खर्चा हो सकता है। पहला है वॉन्डरिंग, आश्चर्यचकित होना। वंडर्ड, वंडर, वंडर्स। हालांकि सभी वर्ड सेम है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग से फैसला लेना होगा। ध्यान रखें कि सेंटेंस है आपका सेकंड फॉर्म में, एंड से पहले। डैमेज्ड, तो एंड के बाद भी आपकी आएगी सेकंड फॉर्म ही। ये रूल मैं आपको कहीं बता चुका हूँ। एंड, बट, और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहता है सेम, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल बी। आफ्टर गेटिंग द न्यूज़ ऑफ हिज प्रमोशन ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स। ये एक ईडियम है। ईडियम है आपका 42। इन हाई स्पिरिट्स मतलब खुशी या उत्साह में होना, खुशी या उत्साह में होना। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका फिलहाल जॉयफुल, ए। और कोई इसका आंसर करेक्ट नहीं लग रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। पुलिंग योर लेग। पुलिंग योर लेग मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपनी टांग वापस खींचना, यस, या फिर किसी से मजाक करना। प्लेइंग अ जोक विद समवन, 43 का आंसर हो जाएगा आपका ए। प्लेइंग अ जोक विद समवन यानी कि ए। यू विल नॉट बी अलाउ इन द फिल्म फेस्टिवल, 44 देखें, बड़ा प्यारा है। यू विल नॉट बी अलाउड इन द फिल्म फेस्टिवल डैश यू हैव अ फोटो ID कार्ड इन केस अनलेस इफ़ या वेदर। यहाँ ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अनलेस लगाएं, क्योंकि बात सिर्फ और सिर्फ कंडीशन की हो रही है और किसी की नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अच्छा होगा कि आप अनलेस लगाएं। अनलेस का मतलब ये देखो तुम्हारे पास ID कार्ड ना हो तो। सेंटेंस वैसे भी नेगेटिव भाव दे रहा है, इसलिए भी आपको अनलेस लगाना होगा, क्योंकि बाकी किसी भी ऑप्शन में नेगेटिव नहीं निकल के आ रहा है। यू विल नॉट बी अलो इन द फिल्म फेस्टिवल अनलेस यू हैव अ फोटो ID कार्ड। जब तक तुम्हारे पास फोटो ID कार्ड नहीं होगा तब तक तुम्हें एंटर नहीं करने दिया जाएगा। एवरीबडी वांट्स टू बी विनिंग अ प्राइज इन द आर्ट्स कंपटीशन, 45 देखिए ध्यान से, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है क्योंकि सेंटेंस इंडेफिनिट बना हुआ है। एवरीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले आया था सेंटेंस एनीबडी वाला, तो ये ठीक है फिलहाल। वांट्स टू बी विनिंग, यहाँ ये कहना गलत हो जाएगा,
वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम करता है टू, और दूसरी वर्ब आपकी रहेगी फर्स्ट फॉर्म में। तो सेंटेंस होना चाहिए था एवरीबॉडी वांट्स टू विन, बस सिंपल, नॉट विनिंग। यानी कि फ़िलहाल इस स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। वॉज वाई शी वॉज एंग्री विद हर सन। सेंटेंस को स्टार्टिंग की उसने डब्ल्यू फैमिली से। डब्ल्यू फैमिली से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके बाद सब्जेक्ट हो फिर हेल्पिंग वर्ब हो तो इसे कहा जाता है क्लोज। आखिरी में फुल स्टॉप होना चाहिए सेंटेंस के। और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग हो डब्ल्यू फैमिली से फिर हेल्पिंग वर्ब हो और फिर सब्जेक्ट हो तो इसे कहा जाता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए सेंटेंस के। अब अगर आप गौर करें तो सेंटेंस के आखिरी में है क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स को आप नहीं हटा सकते, आपको सेंटेंस में ही कुछ छेड़खानी करनी होगी। सेंटेंस अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है सब्जेक्ट डब्ल्यू फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फुल स्टॉप होना चाहिए था। जबकि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यू फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी कि वॉज पहले आएगा, सेंटेंस होना चाहिए था वाई वॉज शी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये सही होगा तब जाकर सेंटेंस ये बनेगा वाई वॉज शी, यानी कि इसका ए पार्ट हो जाएगा रॉन्ग, शी वॉज की जगह वॉज शी होना चाहिए था। 47 वोकेबलरी बेस्ड है। वोकेबलरी है आपका हॉलो, बड़ा प्यारा वर्ड है हॉलो, खोखला। मैथ में आपने इसको कई बार पढ़ा होगा, आपको बताना है इसका उल्टा। 47 ऑप्शन आपके पास में पहला है वैकेंट खाली, सो नैरो तंग, शैलो जिससे हेलो का मतलब खोखला ऐसे, शैलो का मतलब ऐसे ऊपर को उठा हुआ, सॉलिड मतलब ठोस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉलिड ही। अगला भी आपका वोकेबलरी है 48। ध्यान से देखिएगा, वर्ड कह रहा है हैरिश। इसका मतलब होता है तंग करना किसी को, रिफ्यूज़ मना करना, बोदर मना करना या तंग करना, हेल्प सहायता, केयर देखभाल, इसका आंसर हो जाएगा आपका बोदर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 49 यू शुड ट्रैवल अ लॉन्ग वे यू डैश बी टायर्ड। यू शुड ट्रैवल अ लॉन्ग वे यू डैश बी टायर्ड। यू हैव ट्रैवल अ लॉन्ग वे, तुम अभी लंबा सफ़र तय करके आए हो। यू मस्ट बी टायर्ड, तुम थक गए होंगे। यस, ये कहना चाह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलते हैं लास्ट पे। लास्ट आपका लिवली, यानी कि बिल्कुल जीता जागता, उत्साह से भरा हुआ, ऊर्जा से भरा हुआ, शार्प नुकीला, बबली उत्साह, एक्टिव सक्रिय, स्लगिश मतलब सुस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आपको बताना है एंटोनियम्स, तो डी इसका आंसर हो जाएगा सुस्त, स्लगिश, सुस्त ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये था आपका एसएससी सीपीओ का एक सेट नंबर 5 2018 का सीक्वेंस जारी रखते हुए ये मैंने आपको आज कराया सेट नंबर 5। सेट कौन सा है कौन सा नहीं है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा सीक्वेंस चलता रहेगा। सेट 5 एसएससी सीपीओ का था, हालांकि आपके लिए सभी सेट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एसएससी अपने किसी भी एग्ज़ाम से कोई भी एग्ज़ाम उठा सकती है। इस बार ज़्यादा चांसेस हैं ऐसा होने के, क्यों? आपको पता है कि चल रहा है लॉकडाउन, कोरोना वायरस, तो उस टीम को बुला पाना अभी तक संभव हुआ ही नहीं हुआ, ये मुझे नहीं पता अभी। हालांकि एग्ज़ाम में 3 महीने हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी अपने आप को देखभाल करने की। तो हो सकता है कि पिछला ही मटेरियल में से कुछ मटेरियल निकाला जाए और उसको छापा जाए, ऐसा हो सकता है और ऐसा होगा भी। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आने की संभावना इस बार ज़्यादा, हालांकि ऐसा हर बार होता है लेकिन इस बार संभावना कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है। मुझे लग रहा है कि 90% प्रोसीजर पिछले ईयर से ही होगा, और ऐसा होता भी आया है पहले भी, मैंने देखा है कई बार एग्ज़ाम पूरा का पूरा ही रिपीट हो गया है। तो आप इसलिए लापरवाही ना बरतें, अपनी तैयारी को पहले से ही वो आयाम दे लें जिसकी आपको ज़रूरत है। तैयार रहें, तत्पर रहें, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। 3 मंथ्स बहुत हैं तैयारी करने के लिए। लॉकडाउन है, आपके पास पूरा दिन पढ़ने के लिए है, दिन और रात एक कर दीजिए अपनी। ज़िंदगी भर सोना है, फिर सोना ही सोना है, फिर एक बार सिलेक्शन हो जाए वो चैन की नींद के साथ सोना। अभी टेंशन वाली नींद में मत सोइए, उठ जाइए, शुरू कीजिए पढ़ाई करना। मैंने आपको कहा कि 2 वीडियो तो मेरी डेली आ रही है वो पढ़नी है, 1 वीडियो एक्स्ट्रा लगा दीजिए मेरी एमबी की। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बार बार ये मत सोचिए, मैं अपनी वीडियो का प्रमोशन कर रहा हूँ यहाँ पे। एमबी का प्रैक्टिस सेट, यानी कि आपको प्रैक्टिस सेट करना है, बस उन प्रैक्टिस सेट से बचना है जो कोचिंग सेंटर वाले अपने कराते हैं, बस उनसे ध्यान रखें आप, क्योंकि वो क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो उनको लगता है कि
उनके लायक हैं जो वो कर सकते हैं। आप सिर्फ वो कीजिए जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं बस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी अगर MB या फिर कोई प्रीवियस सेट कर रहा हो तो आप उसकी वीडियो देखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उनके खुद के बनाए होते हैं मॉक टेस्ट, उनसे बचेगा आप। चलिए फिर आज चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।